Hello students, welcome you all. Today we are going to discuss the 11th chapter of your textbook Globalization and Privatization, वैश्वीकरण और निजीकरण। तो एग्जाम्स में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं they are of long answer type and you are supposed to answer them at least in 150 words. तो लगभग 150 शब्दों में आपको अपना आंसर लिखना होता है और अगर आप उसको 2-3 लाइन में ही या एक पैराग्राफ में आंसर लिख देंगे तो कैसे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपना आंसर किस तरीके से सेट करें, कैसे रेडी करके रखें कि कम से कम आपका 150 वर्ड्स तो हो ही जाए और क्वेश्चंस कुछ भी आए वो आंसर उसमें फिट हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द समरी ऑफ द चैप्टर। See, these are some questions from previous year question papers. What do you understand by globalization? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? How does it influence world trade? और किस तरीके से यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है? Second question, write a summary of the chapter globalization and privatization in your own words. तो अपने शब्दों में आपको इस चैप्टर की समरी लिखना है। तो क्वेश्चंस इनमें से कोई भी आए, देखिए इस चैप्टर की समरी ही यही है जिसमें बताया गया है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट इज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड ट्रेड। तो आंसर आपका सेम ही होगा बशर्ते आपको यू हैव टू राइट इट इन एटलीस्ट 150 वर्ड्स। आंसर आपका कम से कम 150 शब्दों का होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप आंसर लिखें ताकि वो कम से कम 150 वर्ड्स तो हो ही जाए और आपका स्कोरिंग बहुत अच्छा हो। ओके, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण, प्राइवेटाइजेशन मीन्स निजीकरण। तो इंडिया इज एट द थ्रेशोल्ड ऑफ रीबिल्डिंग हर इकोनॉमी। भारत जो है अपनी अर्थव्यवस्था को रीबिल्ड करना, फिर से सुधारने की थ्रेश होल्ड पर है, उसकी दहलीज पर है। अर्थव्यवस्था को अभी सुधारने की शुरुआत हो रही है। बिकॉज ऑफ द फॉल्टी इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलोड सिंस इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी फेल इनटू क्राइसिस। तो आज़ादी के बाद कुछ ऐसे त्रुटिपूर्ण जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई उनके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही निचली स्तर पर आ गई, वो एक समस्या में आ गई थी। इंडिया हैड वेरी लिटिल शेयर इन द वर्ल्ड मार्केट, इवन लेस देन 1% ऑफ द टोटल फ्लो। तो भारतीय अर्थव्यवस्था इतने निचले स्तर पर आ गई कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसका शेयर जो है बहुत कम रह गया, 1% से भी कम। फॉरेन डेप्ट वाज इंक्रीजिंग, और ये जो गलत नीतियों की वजह से विदेशी ऋण भी बढ़ता जा रहा था। Responding to the needs of changing times, the government announced the new economic policy of liberalization and privatization. तो ऐसी गिरती हुई आर्थिक व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए तत्कालीन जो सरकार थी उसने एक नई नीति को अपनाया, न्यू इकोनॉमिक, नई आर्थिक नीति जो थी लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, एंड प्राइवेटाइजेशन निजीकरण। तो इन ये जो नीति थी इसको 1991 में इसको अडॉप्ट किया गया एंड देन द प्राइम मिनिस्टर वाज पीवी नरसिम्हा राव। तो जो नई आर्थिक नीति सरकार के द्वारा अपनाई गई वो थी आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की। उदारीकरण कहने का मतलब मार्केट को जो इसमें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे उसको लिबरल बनाना, ओपन बनाना, ताकि जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है उसके साथ उसका कनेक्शन हो सके। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज to provide freedom and flexibility to the Indian industries to improve its competitiveness in the domestic as well as in the world market. तो ये जो उदारीकरण और निजीकरण का जो उद्देश्य था वो ये था कि इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योगों को स्वतंत्रता देना, उनको फ्लेक्सिबिलिटी, उनको ये आज़ादी देना कि वो अपनी कॉम्पिटिटिवनेस, अपनी प्रतियोगिता को वो बढ़ा सकें और डोमेस्टिक, घरेलू और वर्ल्ड मार्केट दोनों ही जगह अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, उनका प्रभाव और उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके। लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण क्या है? ग्लोबलाइजेशन मीन्स फास्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज,
technologies and human beings all over the world. तो ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है वो ऐसी आर्थिक नीति जिसमें पूरी दुनिया एक ग्लोब की तरह, ग्लोबल विलेज की तरह काम करता है। तो पूरी दुनिया एक गांव की तरह है। एक जगह की जो आर्थिक नीतियां हैं वो दूसरे जगह की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करती है। और इस ग्लोबलाइजेशन के युग में ह्यूमन बींग्स, आदमियों को लेकर गुड्स, माल, सर्विसेज, सेवाएं, टेक्नोलॉजीज, कल्चर, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। पूरी दुनिया की जो कल्चर है, बिजनेस है, सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, निर्भर करती हैं। इट इंक्रीजेस इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन के कारण होता क्या है, दुनिया के अलग अलग भागों के बीच में संबंध बढ़ता है, इंटरेक्शन बढ़ता है। प्राइवेटाइजेशन ऑन द अदर हैंड मीन्स द प्रोसेस बाय विच अ प्रॉपर्टी और बिजनेस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट्स पोजीशन टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो सरकारी संपत्ति है वो निजी हाथों में चली जाती है। और निजीकरण का रिजल्ट ये होता है कि इसके कारण एफिशिएंसी बढ़ती है, दक्षता, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड सेव्स मनी। तो इसमें पैसे की बचत भी होती है, सरकार को पैसे की बचत होती है और काम की क्वालिटी और दक्षता भी बढ़ती है। इन द प्रेजेंट सिनेरियो ग्लोबलाइजेशन इज द नीड ऑफ द आवर। तो जो तत्कालीन परिस्थितियां थी भारत की, उसमें वैश्वीकरण ये समय की जरूरत थी। देयर इज नो एस्केप फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन आइदर। और जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मार्केट को अगर हमको सरवाइव कराना है तो उसे निजी हाथों में सौंपा जाना भी जरूरी होता है ताकि उसकी क्वालिटी बढ़ सके और कॉस्ट कम हो सके। ओके, Now let's see what is the need of globalization. No economy can work in isolation. दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था अलग थलग होकर काम नहीं कर सकती, बिकॉज इट इज द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज वैश्वीकरण का युग है और पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह काम कर रही है, एक गांव की तरह। तो गांव इसलिए बोला जाता है कि एक छोटा सा गांव अगर है तो वहां पर कोई भी एक घटना घटती है, किसी की शादी होती है, किसी का जन्म होता है, तो पूरे गांव को पता चलता है, कोई भी घटना का फर्क पूरी गांव पर पड़ता है। इन द सेम वे ग्लोबलाइजेशन के एज में दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटती है, उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो द होल वर्ल्ड इज वर्किंग लाइक अ स्मॉल विलेज। पूरी दुनिया आज एक छोटे से गांव की तरह काम कर रही है। एंड इवन लोकल हैपनिंग्स आर शेप्ड एंड इफेक्टेड बाय इवेंट्स टेकिंग प्लेस मेनी माइल्स अवे। तो आज हमारे देश में या हमारे क्षेत्र में जो घटना घट रही है वो भी दुनिया के किसी दूसरे कोने की घटनाओं से प्रभावित हो सकती है। एट अ टाइम व्हेन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी कांट कीप आवर मार्केट क्लोज्ड। तो ऐसे समय में जब पूरी दुनिया एक विलेज की तरह काम कर रही है, हम अपने मार्केट को, अपनी अर्थव्यवस्था को बंद करके नहीं रख सकते। द इकोनॉमी वॉज ओपनड अप बिकॉज ऑफ अनदर फैक्टर ऑल्सो। तो एक और जो कारण था जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बना दिया गया, ओपन कर दिया गया, दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया लैग्ड बिहाइंड इवन हर नेबर्स ऑफ साउथ अफ्रीका। तो भारतीय अर्थव्यवस्था चूंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट के कनेक्शन में नहीं थी, क्लोज्ड थी, इसलिए इसमें प्रतियोगिता की भावना नहीं रही और इसके कारण इसकी अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ती गई, यहाँ तक कि ये साउथ अफ्रीका के देशों से भी पीछे हो चुकी थी। हेंस ग्लोबलाइजेशन वाज एक्सेप्टेड एज द न्यू रियलिटी। इस स्थिति को देखते हुए वैश्वीकरण की आवश्यकता को समझा गया और वैश्वीकरण के साथ ही निजीकरण को भी अपनाया गया। When any market is opened internationally, जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन कर देते हैं, उदार कर देते हैं, तो हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है? ग्लोबलाइजेशन डिमांड्स एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमको अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों को बेचना है, मुनाफा कमाना है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इफ वी वांट टू सर्वाइव इन द इंटरनेशनल मार्केट, वी मस्ट पे अटेंशन टू द कॉस्ट एफिशिएंट टेक्निक्स
ऑफ प्रोडक्शन, और कीमतें हम कब कर पाएंगे, जब हमारी लागत कम होगी। तो जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में अगर कम खर्च होगा तभी हम उसको कम कॉस्ट पे बेचकर फायदा कमा सकते हैं। वी मस्ट पे अटेंशन टू द कॉस्ट एफिशिएंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। इसीलिए प्रोडक्शन करने के जो कॉस्ट एफिशिएंट, जो कम कीमत वाली तकनीकें हैं उनको हमको अपनाना पड़ेगा। साथ ही वी हैव टू फोकस ऑन गुड क्वालिटी। तो सेकेंड क्राइटेरिया है क्वालिटी, cost efficiency and cheaper rates are three main principles of successful competition in the international market। तो अगर हमको अंतरराष्ट्रीय बाजार में सफल होना है तो उत्पाद की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, उनकी कीमतें भी कम होनी चाहिए और साथ ही उसको बनाने की लागत भी कम होना चाहिए, तभी हम उससे मुनाफा अर्न कर सकते हैं। सो दीज आर द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस टू सर्वाइव इन द इंटरनेशनल मार्केट। इट इज होप्ड दैट द ग्लोबलाइजेशन वुड करेक्ट द इम्बैलेंसेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ये उम्मीद की गई कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो अव्यवस्था आ चुकी थी उसे वैश्वीकरण और निजीकरण के से ही उसे ही अपनाकर उसे ठीक किया जा सकता है, दुरुस्त किया जा सकता है। इन टुडेज वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ मेजर बाय विच द इकोनॉमिक इल्स ऑफ द कंट्री कैन बी सॉल्व्ड। थ्रू ग्लोबलाइजेशन द वर्ल्ड हैज श्रंक इनटू अ विलेज। तो आज के वैश्वीकरण के युग में ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसे एक ऐसे साधन के रूप में देखा जाता है जो कि सभी आर्थिक बीमारियों को ठीक कर सकता है, आर्थिक गलतियों को, कमजोरियों को ठीक कर सकता है और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से ये संभलने में मदद करेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। द वर्ल्ड हैज श्रंक इनटू अ विलेज। तो पूरी दुनिया आज एक गांव की तरह सिमट कर रह गई है। द इम्पैक्ट ऑफ हैपनिंग्स इन वन प्लेस कैन बी फेल्ट एट अनदर। तो एक जगह कोई घटना घटती है उसका प्रभाव दुनिया के हर एक दूसरे कोने में भी फील किया जा सकता है। हेंस ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इज द नीड ऑफ द आवर। इसीलिए वैश्वीकरण और निजीकरण ये दोनों ही समय की जरूरत है। इन दोनों को ही अपनाकर लड़खड़ाती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा सकता है। सो दिस वॉज द समरी ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर से क्वेश्चंस जो भी पूछे जाएं ये चैप्टर की समरी भी है, ये एक्सप्लेन भी करता है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, और साथ ही इसमें ये आंसर भी इंक्लूडेड है कि वर्ल्ड ट्रेड पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आए आप इस आंसर को कंप्लीटली लिख सकते हैं एंड यू कैन राइट इट बाय योर ओन ऑल्सो। अपने से भी आप इसके थीम को लेकर अपने शब्दों में इजी वर्ड्स में लिख सकते हैं सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। तो 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप एक पैराग्राफ या 3-4 लाइन के आंसर्स लिखकर अच्छे नंबर नहीं ला सकते, इसलिए मैंने ये जो आंसर है ये थोड़ा सा लॉन्ग आंसर रेडी किया है ताकि कम से कम आप 150 या 100 वर्ड एटलीस्ट यू कैन राइट। ओके, so thank you very much for watching this video and keep writing your comments and keep watching the videos. Thank you.